Guys, topic is refraction at plane surface. Refraction at, कुछ भी चल रहा है, refraction at plane surface. अब ये मत कहना जो कर चुके, अंडर पैराक्सियल कंडीशंस. रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस अंडर पैराक्सियल कंडीशंस. सोचते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं. हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है. इसका μ1 है, इसका μ2 है. मैंने कहा फॉर्मूला लगेगा r इज इंफिनिटी. फॉर्मूला वुड बी μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज 0. यही तो लगेगा. इस फॉर्मूले के ऊपर अब हम अगले 1 घंटे तक बात करेंगे. किस फॉर्मूले पे? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज 0. हमने कहा मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है? d. कितनी दूरी पे है? d. हमने कहा यहां से गई इंसिडेंट रेज, यहां से गई इंसिडेंट रेज. ये कैसी इंसिडेंट रेज है? पैराक्सियल. पैराक्सियल. तो हम ये कहेंगे फॉर्मूला लगाया μ2 बाय v माइनस μ1 बाय माइनस d इज 0. तो v कितना आ गया? v कितना आ गया? μ2 d बाय μ1 विद अ नेगेटिव साइन. हाँ या ना? तो हमने कहा भाई मान लो ये नेगेटिव तो आ ही रहा है, इसका मतलब यहां पर ही कहीं होगा. ये मैंने कह दिया मान लो इमेज बन रही है, तो ये इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? ये कितना हो गया हमारा? d इंटू μ2 बाय μ1. यही तो हो रहा है, d इंटू μ2 बाय μ1. और फिर मैंने कहा रिफ्लेक्टेड रेज कैसे गई? ऐसे. रिफ्लेक्टेड रेज कैसे गई? ऐसे. रिफ्लेक्टेड रेज कैसे गई? ऐसे. एंड रिफ्लेक्टेड रेज कैसे गई? ऐसे. फिर हमने कहा यहां लगा दी आंख. पैराक्सियल बनानी चाहिए थी, अब रेज तो पैराक्सियल बना ही नहीं, तो हमने कहा आंख को बड़ा बना देते हैं. दैट विल सर्व द समहाउ द सेम पर्पस. तो मैंने कहा ओके, आंख को दिखा, दिस इज द डेप्थ. सो टॉपिक का नाम था एपरेंट डेप्थ. टॉपिक का नाम था apparent depth. And what is actually apparent depth? Refraction at plane surface under paraxial conditions. Under paraxial conditions. That's called apparent depth. So formula बना apparent depth. Formula बना apparent depth is real depth. हाँ जी, क्यों real depth? That's d into μ2 by μ1 आ रहा है ना. तो apparent depth is real depth into μ2. What is μ2? Into refractive index of observer upon refractive index of object. So apparent depth का फॉर्मूला बना real depth into mu observer by mu object. रट्टा मार दिया. इस केस में μ1 बड़ा होगा μ2 से. हाँ मैंने तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड, तो हाँ मैंने μ1 ग्रेटर देन μ2 माना है. ऑब्वियस है वो तो, दैट्स बट ऑब्वियस. हाँ जी सही कह रहे हैं, बात समझ में आई है. वी वर टॉकिंग अबाउट apparent depth. We were talking about apparent depth. What was apparent depth? Apparent depth was real depth into mu
ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं भाई? मान लो क्वेश्चन आ गया, ये कोई वेसल है, ये कोई वेसल है और उसमें यहां पर डेप्थ डी पे मछली है। उस मछली को पैरेक्सियल कंडीशन में कोई देख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये 1 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अब तुम कहोगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस लगा दो आर इंफिनिटी लेके। मैंने कहा अब फास्ट हो जाएगा अगर हम एपरेंट डेप्थ का फंडा यूज करेंगे तो। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग एपरेंट डेप्थ, बिकॉज ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कैसे करोगे? तुम कहोगे इंसिडेंट रेज भेजो, इंसिडेंट रेज भेजो। बाय द वे ये बेंड होंगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बेंड होंगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये यहां से आती हुई लगेंगी, ये यहां से आती हुई लगेंगी, मछली यहां पे दिखेगी तुम्हें, हाँ या ना? दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ विल बी रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया डी बाय म्यू, डी बाय म्यू। सो अगर तुम बाहर से मछली को देखते हो, अगर तुम बाहर से मछली को देखते हो तो तुम्हें मछली पास दिखती है, वो उतनी पास होती नहीं है। कभी लेक पे गए और लेक पे तुम बाहर से मछली को देख रहे हो और तुम्हें मछली तो बस यहीं पे है, मैं पकड़ लूंगा, बस हाथ डालना थी नहीं, क्योंकि मछली थी डी बाई म्यू पे, नहीं मछली थी डी पे, तुम्हें लग रही थी डी बाई म्यू पे, हाँ या ना? अच्छा मछली का साइज, मछली का साइज मैग्निफिकेशन होता है μ1 v बाय μ2 u, और ये फॉर्मूला होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज 0। डू यू रियलाइज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज +1? सेम साइज सेम ओरिएंटेशन, सेम साइज सेम ओरिएंटेशन। आंख इधर तो इधर ही होगी और साइज भी सेम ही होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो +1 नहीं आ गया ऑलवेज। इसका मतलब सेम साइज सेम ओरिएंटेशन। बड़ी नहीं दिखाई दे रही, पास दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? पास दिखाई दे रही है। गाइस समझ में आया नहीं आया? तो बाहर से जो है नेशनल ज्योग्राफिक में होता है कि ऊपर से मान लो पक्षी उड़ रहा है हाइट h पे, तो व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ फिश, सेपरेशन ऑफ फिश as seen by bird? Can I say that will be h plus d by mu? हाँ या ना? Seen by bird would be h plus d by mu, actual separation would be h plus d, हाँ या ना? इसका मतलब पक्षी डाइव मारते हैं ना और फिर पकड़ते हैं मछली को, तो कैलकुलेट करके डाइव मारते हैं। मुझे दिख यहां पर रही है लेकिन आई विल डाइव टिल हियर। यस, they have got great calculating power man, smart birds। बिना पेपर पेन के। हाँ, बिना पेपर पेन के उन्होंने कैलकुलेट कर लिया इधर मछली ज्यादा गहराई पे है, ऊपर नहीं है। क्या फील आ गई? तो एनीवे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये मछली है, ये मछली है, ये डी है और ये पक्षी है, ये एच है। अब क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ बर्ड as seen by fish। तो इसने कहा कि भाई यहां से गई इंसिडेंट रेज और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, ये गई इंसिडेंट रेज, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, ये पीछे से आती हुई लगेंगी, हाँ या ना? और ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ, और ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ, और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया म्यू एच, तो सेपरेशन हो गई डी प्लस म्यू एच। गॉट इट? दैट वाज़न्ट टफ। तो बेचारा मछली, मतलब मछली तो बिल्कुल ही बुद्धू निकली, उसको लग रहा है पक्षी दूर है, एंड इट वाज लाइक ओके आई एम हैप्पी, पर पक्षी तो पास था। समझ में आया? वो खा गया।
क्वेश्चन है यहां पर एक कॉइन है, एक लेयर है ऑफ थिकनेस T1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और एक लेयर है ऑफ थिकनेस T2 F रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है और यहां पर कोई देख रहा है इसे पैराक्सियल कंडीशन में। फाइंड एपरेंट डेप्थ, फाइंड एपरेंट डेप्थ। क्या करेंगे? अब तो तुम्हें ये भी नहीं पता कौन सा रेयर है कौन सा डेंस है, कुछ भी मान के चलते जाओ। मैंने कहा भाई ऐसे मान लिया, ऐसे गई। ये हो गया एपरेंट डेप्थ, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। सही कह रहा हूं? तो ये एपरेंट डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी सोच के, दैट इज रियल डेप्थ T1 इंटू म्यू ऑब्जर्वर। मैंने कहा म्यू ऑब्जर्वर नहीं है, यहां पर ये ऑब्जर्वर है, तो म्यू ऑब्जर्वर हो गया μ2 बाय म्यू ऑब्जेक्ट हो गया μ1। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये गई इंसिडेंट रेज और ये उसके बाद फिर रिफ्रैक्ट कर गई, मान लो फिर रिफ्रैक्ट कर गई। सो क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी फाइनल एपरेंट डेप्थ। अब इस फाइनल एपरेंट डेप्थ में रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, T2 प्लस दिस, T2 प्लस T1 μ2 बाय μ1, हाँ जी, इंटू रियल इंटू म्यू ऑब्जर्वर, रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑब्जर्वर। यहां पर म्यू ऑब्जर्वर ये हो गया अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। मैंने कहा म्यू ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, वो म्यू ऑफ इंसिडेंट रेज होता है, तो वो μ0 बाय μ2 होएगा, क्योंकि वो म्यू ऑब्जर्वर होता ही नहीं था, वो म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज होता था, और म्यू ऑब्जेक्ट होता ही नहीं था, वो म्यू ऑफ इंसिडेंट रेज होता था। तो हमने कहा कितना आ गया गाइस, ये आ गया μ0 ब्रैकेट खोलो T2 बाय μ2 प्लस T1 बाय μ1, that is your apparent depth, that is your what apparent depth। कितना आ रहा है μ0 T2 by μ2 plus T1 by μ1। was that tough? Guys, we have three layers, ये कॉइन है, ये T1 है, ये μ1 है, ये T2 है, ये μ2 है, ये T3 है, ये μ3 है, ये μ0 है। हाँ जी, एपरेंट डेप्थ निकालनी है, कैसे करें? रेज गई, फिर हमने माना कि ये ऐसे चली गई, तो ये यहां से आ रही है, फिर हमने माना ये ऐसे चली गई, ये यहां से आ रही है, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ हो गया रियल डेप्थ इज T1 इंटू म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड वाली रिफ्रैक्शन के लिए फिर हमने माना ऐसे चली गई, यहां से, ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ, ये हो गया हमारा एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ हो जाएगा T1 μ2 बाय μ1 प्लस T2 इंटू म्यू ऑब्जर्वर हो गया μ3 बाय म्यू ऑब्जेक्ट हो गया μ2। फिर हमने कहा फाइनल वाला कुछ भी मान लो यार, ऐसे मान लो, ये हो गया एपरेंट डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ हो जाएगा T3 प्लस T1 μ2 बाय μ1 प्लस T2 इंटू μ3 बाय μ2
इंटू म्यू ऑब्जर्वर दैट इज म्यू नॉट बाय म्यू ऑब्जेक्ट इज म्यू 3। ये हो गया एपरेंट डेप्थ। अब एक काम करो, म्यू 3 को अंदर ले जाओ, तो ये बन गया म्यू नॉट T3 बाय म्यू 3 प्लस T1 बाय म्यू 1 प्लस T2 बाय म्यू 2। हाँ जी, बहुत अच्छा फॉर्मूला बना कि एपरेंट डेप्थ इज म्यू नॉट समेशन ऑफ टी आई बाय म्यू आई। फॉर्मूले नहीं गया। बढ़ नहीं क्या? यही तो बना। अब 5 लेयर बना दो मेरी बला से। हाँ, T1 by mu1 plus T2 by mu2 plus T3 by mu3 plus T4 by mu4 into mu naught is apparent depth. That wasn't tough. अच्छा, एक और चीज मान लो ऐसे है, ये म्यू है, ये म्यू ऑब्जर्वर है, ये म्यू ऑब्जेक्ट है, ऐसे गई रेज और ऐसे चली गई। कैन आई से दिस इज योर एपरेंट डेप्थ? तो ये हो गया D और एपरेंट डेप्थ हो गया D इंटू म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूं ये अमाउंट हो गई शिफ्ट। इसे बोल देते हैं कौन सी शिफ्ट? एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट कितना हो गया? D1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। यही तो हुआ। दैट इज रियल डेप्थ 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। क्या हम ये कह सकते हैं? इसको डिलीट मार रहा हूं मैं। जैसे जो अभी मैंने लेयर वाला क्वेश्चन किया, ये 3 लेयर थी ना? आप कुछ ज्यादा ही पास जा रहे हो। रियली कि ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो ये एपरेंट डेप्थ थी। ये एपरेंट डेप्थ कितनी आई थी? ये आई थी म्यू नॉट T1 बाय म्यू 1 प्लस T2 बाय म्यू 2 प्लस T3 बाय म्यू 3। ये था T1, ये था म्यू 1, ये था T2 म्यू 2 और ये था T3 म्यू 3, ये था म्यू नॉट। हाँ जी, ये था ऑब्जेक्ट। तो एपरेंट डेप्थ तो ये हो गया, ये चीज हो गई एपरेंट डेप्थ। अगर कोई कहे शिफ्ट कितना हो गया, क्या मैं कह सकता हूं शिफ्ट हो जाएगा ये क्वांटिटी, दैट विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस एपरेंट डेप्थ। तो क्या मैं कह सकता हूं एपरेंट शिफ्ट? ऐसा फॉर्मूला बन रहा है एज इफ द शिफ्ट हैव एडेड, क्योंकि एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बना? एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला बना T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस एपरेंट डेप्थ। बात समझ में आई है नहीं आई? ये क्या बना? एपरेंट डेप्थ को लिख दो म्यू नॉट T1 बाय म्यू 1 प्लस T2 बाय म्यू 2 प्लस T3 बाय म्यू 3। ये ऐसे नहीं बन गया Ti 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू आई का समेशन। कि एपरेंट शिफ्ट एक के कारण लिखी हमने T1 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू 1, दूसरे के कारण लिखी T2 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू 2, तीसरे के कारण लिखी T3 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू 3। सारी शिफ्ट्स क्या हो गई? ऐड। कितनी? 4 लेयर थी? 5 थी? यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है 4, 1 2 3 4। ये 2 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ये 1.5 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है। ये 1.5 सेंटीमीटर है,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है। ऐसे हो गया ना कुछ। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है और पैरेक्सियल कंडीशन में यहां पर ऑब्जर्वर है। एक तो एयर को भी स्लैब मान लो और फिर कहो एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा? 1 टी आई बाई म्यू आई, म्यू नॉट टी आई बाई म्यू आई। तो म्यू नॉट तो 1 हो गया, तो एपरेंट डेप्थ आ जाएगा 1.5 बाई 1.5 प्लस 1.5 बाई 1 प्लस 1.5 बाई 1.5 प्लस 2। तो ये हो गया तुम्हारा 1 1 1 2 3 4 5 5.5। तो एपरेंट डेप्थ ऊपर से कितनी है? 5.5। वो यहां पे कहीं आएगी। अब ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना था? 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 4.5 प्लस 2 6.5। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर अबाउ दिस पॉइंट अबाउ द ऑब्जेक्ट इज द फाइनल इमेज। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो गया शिफ्ट पूछी है इसने। शिफ्ट पूछी है तो शिफ्ट 1 कितनी हो जाएगी? शिफ्ट 1 हो जाएगी टी आई 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू आई, इसका समेशन। शिफ्ट्स भी ऐड हो जाती है। अब इसके कारण शिफ्ट कितनी होगी? इसके कारण शिफ्ट कितनी होगी? 2 1 माइनस 1 बाय 1। दूसरे के कारण शिफ्ट कितनी होगी? प्लस, ये क्या हो गया इसे? पहली शिफ्ट हो जाएगी 2 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1.5 1 माइनस 1.5 प्लस 1.5 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1.5 1 माइनस 1.5। ये शिफ्ट 0, ये शिफ्ट 0। इसका मतलब एयर वाले के कारण तो कोई शिफ्ट आया ही नहीं। और ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 1 माइनस 1.5, दिस इज 1। हो गया। नेक्स्ट ऐसे है। कितनी लेयर है भाई? कितनी लेयर है? 2 ऐसे हैं, और उसके बाद ये पॉइंट P यहां पर है। ये कितना दिया हुआ है? तुम जल्दी बताओगे। ये 1.5, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5, 1.5 बीच में, ये 1.5, फिर 1.5 ये एयर है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ये थिकनेस भी 1.5 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है ऊपर आंख है, ऊपर आंख है। ये कह रहा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट P, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट P। बाय द वे रिकॉर्डिंग ऑन है, पॉज कर दी थी मैंने। हाँ, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट P एज सीन बाय दैट आई। सो कैन आई डू दिस क्वेश्चन 2 वेज। या तो मैं एपरेंट डेप्थ निकाल लूं, गाइस इधर देखो बोर्ड की तरफ। या तो मैं एपरेंट डेप्थ निकाल लूं। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट समेशन ऑफ टी आई बाय म्यू आई। तो म्यू नॉट तो हो गया 1, यहां पे थिकनेस कितनी हो गई? 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 प्लस 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5 अपॉन 1.5 प्लस 2 अपॉन 1। ये हो गया 1, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 5.5 सेंटीमीटर। हाँ या ना? तो एपरेंट डेप्थ ऊपर से कितनी आ रही है? ऊपर से 5.5। ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 1.5 1.5 1.5, दैट इज 4.5। दिस इज 2, दिस इज 6.5। तो इसका मतलब ऊपर से 5.5 पे फाइनल इमेज बननी चाहिए। तो इसका मतलब शिफ्ट कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। तो फाइनल इमेज यहां बनेगी नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर। हाँ या ना? दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग ओवर इट। व्हाट्स द अदर वे? व्हाट्स द अदर वे? सीधा शिफ्ट निकाल दो, सीधा शिफ्ट निकाल दो।
तो क्या कह दोगे, टोटल शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट्स का समेशन, शिफ्ट्स का समेशन। तो पहली शिफ्ट कितनी हो गई, पहली शिफ्ट का फॉर्मूला भूल गए, टी 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू का समेशन, टी 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू का समेशन। तो पहले का थिकनेस क्या हो गया 1.5, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 प्लस 1.5, 1 माइनस 1 अपॉन 1। देखो एयर वाले के कारण शिफ्ट नहीं हुई है, इस वाले के कारण शिफ्ट नहीं हुई है, नहीं समझे बेटा, ऊपर वाले की शिफ्ट लिखी तो ये क्वांटिटी आ गई, टी 1 माइनस 1 म्यू नॉट 1 हो गया अपॉन 1.5। दूसरे वाले लेयर के कारण शिफ्ट, इसको एक लेयर ही तो मान लो, ये भी एक लेयर है, इस लेयर की शिफ्ट क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस इंटू 1 माइनस म्यू नॉट हो गया, एयर वाला आंख वाला वो तो 1 ही हो गया, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 माइनस 1/1 हो जाएगा। फिर नीचे वाले के कारण शिफ्ट क्या हो जाएगी 1.5, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5। फिर सबसे नीचे वाले के लिए शिफ्ट क्या हो जाएगी 2, 1 माइनस 1 अपॉन 1। तो एयर वाले लेयर्स के कारण, इस वाली लेयर के कारण एंड इस वाली लेयर के कारण शिफ्ट इज 0। So this shift is 0 and this shift is 0 and these two shifts will get added. So this becomes 2 times 1.5, that's 3, 1 minus 1.5, that's 3 minus 2, that's 1 centimeter. So shift is 1 centimeter upwards. This was a fun question. गाइस क्वेश्चन क्या है इधर देखो, गुड गाइस क्वेश्चन क्या है इधर देखो, ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया, हाइट h पे, ये आंख है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू इमेजेस सीन बाय आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू इमेजेस एज सीन बाय आई। हां जी, हाउ वुड वी गो अबाउट दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से दो इमेज दिखेंगी, क्यों से मैं बताऊं क्यों दिखेंगी। इस डिस्टेंस को ले लो d, एक रेज तो डायरेक्ट जाएंगी, ऐसे गई और ऐसे गई, और फिर ये रिफ्रैक्ट कर जाएंगी और ये यहां से आती हुई लगेंगी, ये रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, ये यहां से आती हुई लगेंगी। दिस इज द इमेज 1 सीन बाय द आई। तुमको भी व्हाई इज इट सीन बाय द आई, मैंने कहा लेट द आई बी लाइक दिस, इट विल बैक ट्रैक। तुमको भी ये कैसे किया, आंख इतनी बड़ी कैसे होगी, मैंने कहा ठीक है पैराक्सियल कर दो, रेज पैराक्सियल कर दो, हाँ या ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सरफेस से d बाई म्यू। तो इमेज 1 तो डेप्थ कितने पे है d बाई म्यू पे। अब मैं कहूंगा एक और इमेज भी दिखेगी, क्यों दिखेगी, क्योंकि रेज ऐसे भी तो जाएंगी। प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, v इज इक्वल टू माइनस यू। तो इमेज कहां बनेगी, नीचे h पे बनेगी, नीचे h पे बनेगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जाएंगी गाइस, ऐसे। सो ये रेज ऐसे गई, ऐसे गई, ये इंसिडेंट रेज हो गई इस बाउंड्री पे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2h प्लस d, 2h प्लस d। अब रिफ्रैक्शन कर दो, यहां से आता हुआ लगेगा। दिस वुड बी द इमेज 2, दिस वुड बी द इमेज 2, दिस विल बी इमेज 2 एज सीन बाय दिस आई। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस, 2h प्लस डी अपॉन म्यू, हाँ या ना, 2h प्लस डी अपॉन म्यू। सो उसको एक तो इमेज 1 दिख रही है, एक इमेज 2 दिख रही है, एक d बाई म्यू पे दिख रही है, एक 2h प्लस d बाई म्यू पे दिख रही है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है
डी बाई म्यू कट गया तो आंसर बचेगा 2h बाई म्यू, आंसर बचेगा 2h बाई म्यू। यहां तक का समझ में आ गया? इसमें सोचना मुश्किल ये था कि दो इमेज बनी क्यों रही हैं, क्योंकि कुछ रेज डायरेक्टली ऊपर जाएंगी, कुछ नीचे से रिफ्लेक्ट करके ऊपर जाएंगी। एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट समझ में आ गया? उसके बाद अगली चीज है, सपोज आई वांट टू टॉक अबाउट ग्लास स्लैब, आई वांट टू टॉक अबाउट ग्लास स्लैब। भाई ये ग्लास स्लैब है, okay, this is your glass slab. So I'm going to talk about glass slab in paraxial condition. What? Glass slab in paraxial condition. So this is your refractive index of glass, this is your thickness of glass slab, और दोनों तरफ क्या है? म्यू नॉट है, दोनों तरफ क्या है? म्यू नॉट है। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पे। अब क्या होने वाला है? आई थिंक यहां से रेज जाएंगी इंसिडेंट रेज, यहां से इंसिडेंट रेज जाएंगी, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी और फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी। ये वाली पैरेलल होगी और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी और ये वाली पैरेलल होगी। फाइनली वो रेज कहां से आती हुई लगेंगी? इस पॉइंट से आती हुई लगेंगी। तो मुझे अगर मैंने समहाउ ये निकाल लिया और ये रट लिया तो मुझे दो बार रिफ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब क्वेश्चन आएगा तो, हाँ या ना? तो हमें पहले तो सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी। हमने कहा कि सपोज करो ये डिस्टेंस दिया नहीं, इसको ले लो d, इसको ले लो d। ये तुमने अगर d ले लिया तो जब पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहां बनी? यहां। दैट्स योर फर्स्ट इमेज ना भाई। ये इंसिडेंट रेज गई, ये इंसिडेंट रेज गई और पहला रिफ्रैक्शन हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, तो इमेज कहां बनी? यहां बनी ना। तो ये इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रियल डेप्थ तो हो गया d इंटू म्यू ऑब्जर्वर हो जाएगा म्यू ग्लास अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा म्यू नॉट। अब सेकंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी म्यू जी बाय म्यू नॉट प्लस टी, हाँ या ना? प्लस टी। और फिर ये बनेगा फाइनल एपरेंट डेप्थ, ये, हाँ या ना? ये फाइनल एपरेंट डेप्थ कितना बनेगा? सोच के, ये बनेगा डी म्यू जी बाई म्यू नॉट प्लस टी इंटू म्यू ऑब्जर्वर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा म्यू ग्लास, हाँ या ना? तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा डी प्लस टी म्यू नॉट बाई म्यू जी, डी प्लस टी म्यू नॉट बाय म्यू जी। यही बनेगा ना हमारा क्या चीज? एपरेंट डेप्थ। अब हमें क्या निकालना था? एपरेंट शिफ्ट। दिस इज योर एपरेंट शिफ्ट। ये एपरेंट शिफ्ट क्या हो जाएगा? डी प्लस टी माइनस दिस क्वांटिटी, दिस इज डी प्लस टी माइनस ऑफ डी प्लस टी म्यू नॉट बाय म्यू जी। डी तो कट ही गया, ये तो सीधा आ गया T1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू जी। दैट्स योर एपरेंट शिफ्ट, हाँ या ना? That's your apparent shift. That is one way of thinking over it. What is another way of thinking over it? And something interesting has happened. This shift is actually independent of D. हाँ, this is, तो तुम कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? मैंने कहा मान लो ये स्लैब ले ली, ये स्लैब ले ली, ये स्लैब ले ली,
और स्लैब का लेंथ बोल दिया मैंने, थिकनेस बोल दिया 3 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया 1.5, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं आगे मान लो कोई लेंस रख दे या मिरर रख दे, तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा मिरर के लिए? तो मैं कहूंगा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो तुम लोगे उसमें क्या करोगे, पहले रेज ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, यहां से आती हुई लगेंगी, और ये जो शिफ्ट की वैल्यू है ये इस लेंथ के इंडिपेंडेंट है, तो ये स्लैब थोड़ा आगे भी रख दूं या पीछे भी रख दूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और हम ये कहेंगे ये शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी t 1 - 1/1.5, so that is 1 सेंटीमीटर, that is 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये ओवरऑल डिस्टेंस दिया हुआ था सपोज 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए कितना लेके चलोगे, 49। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर के लिए कितना लेके चलोगे, 49 लेके चलोगे सीधा, हाँ या ना? क्योंकि u का रोल क्या प्ले करेगा, -49। नहीं वर्चुअल, ये रियल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, सही देखा जाए तो, कभी कन्वर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट ही है, हाँ या ना? भले ही तुम्हें डॉटेड दिख रहा है वो, हाँ या ना? और u का रोल क्या प्ले कर देगा, -49। तो अब तुम्हें समझ में आया ग्लास स्लैब की जरूरत क्यों पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर मैं दो बार रिफ्रैक्शन करूं और फिर सॉल्व करूं एज वर्सेस कि डायरेक्टली अप्लाई कर दूं। अच्छा, इसको जो हमने शिफ्ट निकाला कितना आ रहा है, T1 - μ0/μg, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, निकालने का एक और तरीका भी हो सकता था। क्या तरीका हो सकता था, ऐसे मानो यहां पर एयर की स्लैब मान लो, दो स्लैब मान ली, अब सीधे एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लिखो, μ0 Ti/μi, तो Ti हो गया d/μ0 प्लस T/μ ग्लास, दैट्स योर एपरेंट डेप्थ, दैट्स योर एपरेंट डेप्थ। कितना हो गया, d प्लस μ0 T/μ ग्लास, हाँ जी यही आया था एपरेंट डेप्थ, हाँ या ना? कि इसको एक स्लैब मान लिया, किस चीज की, μ0 की, एयर की, दो स्लैब मान ली, क्या मान ली, दो स्लैब मान ली। समझ में आया कि नहीं आया? या सीधा ही कहता कि इससे एपरेंट डेप्थ आया, फिर शिफ्ट निकाली थी, या शिफ्ट को ऐसे ना लिख दू सीधा, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 कितना हो गया, d 1 - μ0/μ0, ये तो 0 ही हो गया, हाँ, फिर t 1 - μ0/μ ग्लास, दो लेयर्स पे शिफ्ट यही तो होती थी, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2। अब वो एयर वाली लेयर है, इसके कारण तो कोई शिफ्ट हुई नहीं। तीन तरीके बताए हैं, तीनों याद रखने, क्या करने हैं, इज लाइक मैं एक भी याद नहीं रखूंगा, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इसमें ऐसा भी सोचा जा सकता है कि अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है, अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है और रेज ऐसे जा रही हैं, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी, वो यहां से आती हुई लगेंगी, एम आई राइट? वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी, वो यहां से आती हुई लगेंगी, और ये क्वांटिटी कितनी आएगी, ये इस वाली लेंथ के इंडिपेंडेंट आएगी, वो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंडेंट आएगी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब हो गया म्यू ग्लास, ये हो गया μ0 और ये हो गया μ0, ये शिफ्ट कितना आएगा, T1 - μ0/μ ग्लास। मैंने कहा इसका मतलब अगर डाइवर्जिंग रेज के सामने ग्लास स्लैब रख दें, इधर देखो बोर्ड की तरफ, डाइवर्जिंग रेज
के सामने ग्लास स्लैब रख दें तो द रेज वुड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट क्लोजर टू द ग्लास स्लैब बाय द अमाउंट शिफ्ट। इसको यूज पता चला जी कभी इमेज बन, और मान लो मिरर से इमेज बन रही थी, कहां पर, किसी मिरर से किसी क्वेश्चन में इमेज बन रही है, मान लो वो इमेज ऐसे बन रही है, मान लो वो इमेज ऐसे बन रही है, ऐसे, और तुमने उस कन्वर्जिंग रेज के सामने ग्लास स्लैब रख दी तो इमेज वहां नहीं बनेगी। अब क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। सो इफ यू प्लेस a glass slab in front of converging rays, they will appear to converge at a point away from the glass slab. They will appear to converge at a point away from the glass slab by the amount shift. हाँ या ना? तो इसको भी यूज कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर डाइवर्जिंग रेज के सामने रख दिया ग्लास स्लैब तो वो डाइवर्ज करेंगी फ्रॉम अ पॉइंट क्लोजर टू द स्लैब। अगर कन्वर्जिंग रेज के सामने रख दिया तो वो कन्वर्ज करेंगी एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द स्लैब बाय द सेम अमाउंट शिफ्ट। टॉपिक ये था कि अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है, अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रख दें, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रख दें, इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी, उसके बाद टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर से लिखना चालू कर दो, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये रेज यहां से आती हुई लगेंगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी, ये कहां से आती हुई लगेंगी, यहां से आती हुई लगेंगी। डज दैट मेक सम सेंस और नॉट? अब हमने कह दिया ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब है म्यू जी, और सराउंडिंग के मीडियम का है म्यू नॉट। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया? तो इस डिस्टेंस को भी मैंने कुछ मान लिया, ऑब्जेक्ट का और ग्लास स्लैब के बीच के डिस्टेंस को मान लिया मैंने डी। तो मुझे निकालना है कि ये अल्टीमेटली कहां से आती हुई लग रही है रेज। ये फाइनल इमेज है ना, ये फाइनल इमेज है ना, यहां से लग रही है रेज आती हुई अल्टीमेटली, हाँ या ना? तो ये मुझे लोकेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पुरानी लोकेशन। तो मुझे टेक्निकली क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है। तो एक तरीका सोचने का तो ये हो गया कि इस जो एयर वाला पार्ट है इसको भी एक लेयर मान लूं, इसको भी एक लेयर मान लूं कि ये भी एक लेयर थी, एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई। अब हमारे पास एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला था कि एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता था म्यू ऑब्जर्वर T1 by μ1 प्लस T2 by μ2 प्लस T3 by μ3, जितनी लेयर्स बनती जाएं। तो मैंने कहा भैया यहां पर तो था ऑब्जर्वर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हो गया म्यू नॉट, इसका तो हो गया म्यू नॉट, और पहले वाले का थिकनेस कितना हो गया डी अपॉन म्यू नॉट प्लस टी अपॉन म्यू ग्लास। तो ये हमारा आ गया एपरेंट डेप्थ। अब एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता था कि यहां से डेप्थ, यहां से डेप्थ, तो यहां से डेप्थ, तो ये डिस्टेंस आया कि नहीं आया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया हमारा डी प्लस टी म्यू नॉट बाय म्यू ग्लास। सही है कि नहीं है? तो ये शिफ्ट कितना आ गया, ये क्वांटिटी आ गई डी प्लस टी माइनस दिस क्वांटिटी। तो सीधा मैं कह सकता हूं कि ये डी के तो इंडिपेंडेंट ही आ जाएगी, क्योंकि डी प्लस टी में से ये माइनस करूंगा तो डी कट जाएगा, ये बन जाएगा टी माइनस टी म्यू नॉट बाय म्यू ग्लास, हाँ या ना? तो ये शिफ्ट आ गई। ये एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका सोचने का क्या था, हमने कहा था कि शिफ्ट के ही फॉर्मूले बन जाते हैं कि शिफ्ट टोटल इज शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 एंड गोज ऑन। अब वो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बन रहा था, शिफ्ट क्या होती थी, T1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू 1, T1 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू 1। तो T1 की जगह तो हो गया D 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू नॉट। तो पहले इस वाली लेयर के कारण तो कोई शिफ्ट हुआ ही नहीं, और दूसरे वाली शिफ्ट के कारण शिफ्ट हो जाएगा T1 माइनस म्यू नॉट बाय
म्यू ग्लास। तो हमने कहा ये तो 0 हो गया और शिफ्ट सीधा कितनी आ गई, टी 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू ग्लास। ये समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मैंने कहा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा कोई ग्लास स्लैब है और कोई इंसिडेंट रेज आ रही थी, वो यहां पे कन्वर्ज कर रही थी, वो यहां पे कन्वर्ज कर रही थी बिना ग्लास स्लैब के। अब वो यहां पे कन्वर्ज नहीं करेंगी, अब वो यहां पे कन्वर्ज नहीं करेंगी। वो कैसे जाएंगी, वो यहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी। वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी। दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब by the amount shift where the shift will be given by t। ये म्यू जी हो गया, ये म्यू नॉट हो गया, ये म्यू नॉट हो गया। तो दिस शिफ्ट विल बी डायरेक्टली t 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू जी। दिस इज डायरेक्टली बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। कि डाइवर्जिंग रेज होती तो दे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, तो क्लोजर टू द ग्लास स्लैब, और कन्वर्जिंग होती तो दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब। और रे डायग्राम बना के बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख लो फिर से। तो मतलब कि उस पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ पे बननी चाहिए थी लेकिन बन वहाँ गई है। हाँ, यहाँ पे बननी चाहिए थी। भाई स्टोरी ये थी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये रेज ऐसे आ रही हैं, ये कन्वर्ज कर रही हैं इस पॉइंट पे। अब मैं अगर ग्लास स्लैब लगा दूं तो क्या होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये यहां पे कन्वर्ज करेंगी, ये यहां पे कन्वर्ज करेंगी। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कराया था। इधर देखो, इसका रेडियस ले लो सपोज 40 सेंटीमीटर। अब ये बता दो ऑब्जेक्ट कहां पे रखूं कि इमेज उसी पे बने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो रेज जाएंगी वो कैसे हिट करेंगी, 90 पे, वो रिट्रेस करेंगी, वापस वहीं पे इमेज बन जाएगी। तो वेयर शुड वी कीप द ऑब्जेक्ट, वी शुड कीप द ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल सो दैट द इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब इसने कहा यहां पे लगा दी एक ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5 और ग्लास स्लैब की थिकनेस दे दी मान लो 6 सेंटीमीटर। क्या दे दी, 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट सच दैट द इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, सच दैट इमेज इज ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। कहां पे ऑब्जेक्ट रखें, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम कहेंगे यहां से रेज आए, गाइस यहां से रेज आए, रे डायग्राम बनाओ। ये कैसे बेंड होंगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये कैसे बेंड होंगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये कैसे बेंड होंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वाली और ये वाली पैरेलल होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये वाली और ये वाली पैरेलल होगी। ये हमने ग्लास लैब में भी पढ़ा था। और हम कहेंगे ये कहां से आती हुई लगेंगी, ये यहां से आती हुई लगेंगी। अल्टीमेटली रेज कहां से आती हुई लगेंगी, यहां से। इसके बाद ये 90 से हिट कर जानी चाहिए, क्योंकि अब ये इस पे 90 पे हिट करेंगे तो दे विल रिट्रेस देयर पाथ, सो दे विल गो एग्जैक्टली बैक। फिर वो ऐसे जाएंगी तो ऐसे जाएंगी तो ऐसे चली जाएंगी, हाँ या ना। इमेज विल बी ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो दिस पॉइंट शुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अब 90 पे हिट कर रही थी ना ये। तो दैट मीन्स कि मेरे को ये शिफ्ट निकालनी आनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस शिफ्ट। शिफ्ट कितना होगा, 6, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5, दैट्स गोइंग टू बी, ये हो गया 3/2, तो 1 माइनस 2/3 इंटू 6, दैट इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो आंसर शुड बी 42, आंसर शुड बी 42 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो ये तो ऑलरेडी 40 है,
और जो शिफ्ट है वो कितना है 2 है। अब समझ में आया कितना आसान हो गया क्वेश्चन। नहीं तो तुम क्या करते, एक रिफ्रैक्शन फिर दूसरा रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन पे पहुंचते। शिफ्ट से आसान हो गया, नहीं हो गया? गॉट इट? वी हैव अ क्वेश्चन। ये मिरर है, ये मिरर है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। यहां पर ग्लास स्लैब लगा दी, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ग्लास स्लैब की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोल दिया कितना है 21 सेंटीमीटर। कितना बोल दिया 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। गाइस अब इस क्वेश्चन के अंदर इसको करने के दो तरीके। भाई इंसिडेंट रेज भेजो, उसके बाद एक रिफ्रैक्शन करो, फिर एक रिफ्रैक्शन करो, फिर एक रिफ्लेक्शन करो, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज रुक थोड़ी जाएंगी, फिर वापस आएंगी, तो फिर एक रिफ्रैक्शन करो और फिर एक और रिफ्रैक्शन करो। तो मतलब 2 रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन, फिर 2 रिफ्रैक्शन। ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लंबा पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका है, एक बार शिफ्ट लगाओ, एक बार रिफ्लेक्शन करो और फिर एक बार शिफ्ट लगा दो। ये हो गया आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब कैसे लगाएंगे? हमने कहा ये रेज गई टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, ये कहां से आती हुई लगेंगी? यहां से। तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना। शिफ्ट कितना आ रहा है? शिफ्ट आ रहा है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब दैट इज 3, 1 माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू ग्लास, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब तुम्हें समझ में आ रहा है उसने कितना अच्छा सोच के 21 सेंटीमीटर बोला, क्योंकि अब यू बोल दूंगा मैं 20, फोकल लेंथ बोल दूंगा -5, रेडियस 10 है, v बोल दूंगा uf अपॉन u माइनस एफ, u कितना हो जाएगा -20, f हो गया -5 अपॉन -20, माइनस माइनस +5, ये आ जाएगा -15, 5 3 20/3, दैट्स -6.67 सेंटीमीटर। क्या बोल दूंगा? -6.67 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब ये हुआ, ये इंसिडेंट रेज थी, ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, तो अब इस वाले से ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो -6.67 का मतलब हुआ यहां पे कहीं मीट करेंगी। कितनी दूरी पे? 6.67। यहां पे हमें लग रहा है एज इफ इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? डिस्टेंस ऑफ मिरर एंड ग्लास स्लैब मिसिंग है। क्वेश्चन था फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। तो मेरे दिमाग में आया इसमें अब 3 केस बन सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो 3 केस बन सकते हैं। 3 केस ऐसे बन सकते हैं, कैसे? सपोज दिस डिस्टेंस वाज 2 सेंटीमीटर, सपोज दिस डिस्टेंस वाज 2 सेंटीमीटर, दैट वुड बी वन केस। कि 2 सेंटीमीटर वाला केस क्या हो गया? इधर देख के, बोर्ड की तरफ देखेंगे, मैं केस समझा रहा हूं कि ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ये डिस्टेंस है 2, ये थिकनेस थी 3। मैंने कहा यहां से v का वैल्यू कितनी आई थी? v आया था -6.67। इसका मतलब इमेज बननी चाहिए यहां पे,
रेज तो एटलीस्ट ऐसे ही जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी। ये डिस्टेंस होना चाहिए था 6.67 क्योंकि v की वैल्यू आ रही थी -6.67। उसके बाद मैंने कहा ये तो हो गई डॉटेड क्योंकि बीच में आ गई ग्लास स्लैब। अब ये शिफ्ट का दूसरा रूप लग गया कि इफ यू प्लेस ग्लास स्लैब इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग रेज दे विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम ग्लास स्लैब टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल बाय अमाउंट 1 सेंटीमीटर। सो हम ये कह सकते हैं फाइनल रेज ऐसे जाएंगी। तो अगर वो पूछे क्वेश्चन वाला कि भाई मिरर से कितनी दूरी पे फाइनल इमेज बनी, फाइनल इमेज बोला है ना, तो फाइनल इमेज बनी 7.67 दैट वाज केस 1। ये डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ था ना क्वेश्चन में। फिर मेरे दिमाग में आया दूसरा केस क्या हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि ये हमारा मिरर था और ये ग्लास स्लैब इतनी दूरी पे थी, सपोज कितनी दूरी पे थी कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे थी। इसका मतलब 6.67 तो पहले ही आ जाएगा, तो इसमें आंसर अलग नहीं आ जाएगा। मैंने कहा सोचते हैं, रे डायग्राम बनाओ। ऐसे जाएंगी रेस, ऐसे जाएंगी रेस, ये डिस्टेंस हो जाएगा 6.67। यहां पर रुक थोड़ी जाएंगी, ये रेस तो कंटिन्यू करेंगी ना, रिफ्लेक्टेड रेस ऐसे गई, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, फिर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। फाइनल इमेज क्या बनी? ये फाइनल इमेज क्या कौन सी बन रही है? ये वाली पॉइंट बन रहा है, हाँ या ना? कहना इससे दिस इज अगेन 7.67। नहीं तो फाइनल इमेज तो यही बनी ना, फाइनल इमेज तो ये बनी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल इमेज? नो मोर रिफ्रैक्शंस, नो मोर रिफ्लेक्शंस। सो दीज आर द रेज व्हिच आर गोइंग आउटसाइड, नो मोर रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। तो जो ये फाइनल रेज हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है। इसमें कैसी इमेज बन रही है? फाइनल इमेज इज वर्चुअल, दिख नहीं रही है, मतलब रादर ये कहो ना रियल में वहां पर मीट नहीं कर रही, गॉट इट और नॉट, लेकिन बन तो रही है ना, यही तो फाइनल इमेज है। और ये डिस्टेंस कितना आया? ये 1 सेंटीमीटर ही आएगा, तो ओवरऑल तो 7.67 ही आया। तो क्वेश्चन में हो सकता है ये ना दिया हो क्योंकि उसके तो इंडिपेंडेंट आ रहा है। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि एक तीसरा केस भी हो सकता है कि ग्लास स्लैब के अंदर बन जाए, वो भी कराऊंगा मैं, पहले इतना लिख लो। आई डोंट नो, उसके डेफिनेटली मैं थर्ड केस भी आने वाला था कि एक तो ऐसा हो गया कि उसके परे बन रहा था, तो उसके परे बन रहा था तो मैं कहूंगा और ज्यादा परे हो जाएगा। उसके पहले बन गया तो मैंने कहा वो फाइनल इमेज नहीं है, फॉर आगे जाके शिफ्ट दोबारा लगेगा। गाइस इधर देखो केस 3। भाई केस 3 में इधर देखो, मैंने अज्यूम कर लिया कि ग्लास स्लैब थोड़ी चौड़ी बनाना सो दैट कि हम सोच पाए। ये डिस्टेंस मान लो कितना है? 5 मान लो। इमेज कितने में बन रही थी? 6.67 और ये थिकनेस कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? अंदर बनेगी। रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जा रही थी? ऐसे तो जा रही थी, ऐसे। ये डिस्टेंस कितना था? 6.67। यहां पर हो गई डॉटेड, यहां पर हो गई डॉटेड। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1.67। अब ऐसे सोचो, ऑब्जर्वर अंदर है तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाओ। एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। तुम कहोगे यार ऑब्जर्वर अंदर क्यों है? मैंने कहा सुनो, पहली बात तो वो म्यू ऑब्जर्वर नहीं होता था, वो म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज होता था, और वो म्यू ऑब्जेक्ट नहीं होता था, वो म्यू ऑफ इंसिडेंट रेज होता था। तो इंसिडेंट रेज तो 1 में थी, तो क्या ये हो गया म्यू ऑब्जर्वर हो गया 1.5 जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज जाएंगी, और म्यू ऑब्जेक्ट हो गया 1, जबकि ऑब्जेक्ट यहां है। लेकिन हमने कहा म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेसिकली म्यू ऑफ इंसिडेंट रेज,
हाँ या ना? अब ये डिस्टेंस कितना आएगा सोच के, ये आएगा 2.5। अब सुनो 2.5 का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा यहाँ पे देखो ना, नॉर्मल ऐसे है, रेयरर टू डेंसर जा रहे हो ना, रेयरर टू डेंसर जाओगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड नहीं होंगी, और अगर वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी तो ऐसे नहीं जाएंगी। सुन तो लो, अभी दिस इज नॉट द फाइनल इमेज। अब एक और बार रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आ गया 2.5, अब ये 2.5 आ गया, ये 3 था तो ये हो गया 0.5। हाँ या ना? अब यहां पर ये ऑब्जर्वर होगा, यहां पर अब लगाओगे तो क्या होगा, ये जाएंगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जाएंगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये आएगा फाइनल इमेज, ये आएगा फाइनल इमेज। हमने कहा एपरेंट डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ इज 0.5 इंटू म्यू ऑब्जर्वर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1/3। 1/3 कितना होता है, 0.33, ये हो गया 0.33, ये 0.33 हो गया। सुनो अब ये फाइनल इमेज है, ये 5 था, ये 3 था, तो 5 + 3 हो गया 8, 8 में से 0.33 माइनस करूंगा तो मिरर से कितना आया, 7.67। क्या समझ में आया? एक तो मैंने ये समझाया कि ये कैसे करना है, प्रैक्टिस कर लो इसकी, हाँ या ना, किसी क्वेश्चन में काम आएगा। और एक ये समझाया कि ये डिस्टेंस हो सकता है देने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि कुछ भी वैल्यू उठा लो, आंसर कितना आ रहा है, 7.67। गाइस इधर देखो, इसका यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये किया था क्वेश्चन, यहां पर रेडियस ले लिया था 8 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, यहां पर इंसिडेंट रेज गई थी ऐसे, यहां पे इंसिडेंट रेज गई थी ऐसे, ये डायरेक्शन थी पॉजिटिव, कितना आया था, μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r, ये कितना आ गया 1/16, v आ रहा है कितना +24, +24 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे गई, ये डॉटेड हो गया, ये डॉटेड हो गया, क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस कितना हो गया, 24 माइनस 8 16। अब यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे बेसिकली तुम क्या लगा रहे हो, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ लगाओगे क्या आएगा, रियल डेप्थ इज 16 इंटू म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहां पे होगा इस वाले मीडियम में, हाँ या ना, तो रियल डेप्थ इंटू म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट, सो दिस विल बी 16 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट विल बी 10.67, दैट विल बी 10.67। अब सोचो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा भाई नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा ना, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, तो वो ऐसे चली गई रेस, ऐसे चली गई रेस, एंड दिस डिस्टेंस वुड बी 10.67। अब तुम कहोगे पिछली बार हमने कैसे किया था ये, पिछली बार में हमने r इंफिनिटी लेके किया था, मैंने कहा वही तो चीज कर रहे हैं हम एपरेंट डेप्थ में, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड यूजिंग μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/infinity, तो इसको एपरेंट डेप्थ से भी तो कर सकते थे, उस टाइम पे नहीं आता था तो r इंफिनिटी लेके किया था, और अब हमें आता है तो हमने इसे एपरेंट डेप्थ से जल्दी कर दिया।